नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम एक और अपनी महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के राजवंश, और राजस्थान के राजवंशों में हम चौहान राजवंश पढ़ रहे थे, और उसमें हम बूंदी के यानी हाड़ौती के हाड़ा चौहानों को पढ़ रहे थे। तो आज अपनी हाड़ा चौहानों की अंतिम कक्षा होगी, है ना। हाड़ा चौहाना की नहीं, सॉरी, बूंदी के चौहानों की अंतिम कक्षा होगी। उसके बाद बचेगा कोटा व झालावाड़ के चौहान। तो शुरू करते हैं बूंदी के चौहानों को। और बूंदी के चौहानों में हम पहुंच गए हैं। आखिर हमने बात की थी, बात उधर से जुड़ी हुई थी, शाहजहां क्या बना, मुगल सम्राट बना। और इधर से हमने ये बात की थी कि उसने माधो सिंह को क्या बना दिया, यानी कोटा का अलग से 1631 ईस्वी में कोटा का स्वतंत्र शासक बना दिया। ठीक है, तो उसी कहानी से हम इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, यानी शाहजहां की कहानी से शाहजहां क्या बन गया, राजा बन गया। अब उसके बाद अपन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यानी बूंदी के शासकों से जुड़े हुए हैं, उनको पढ़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अपन पढ़ क्या रहे हैं, बूंदी के चौहान। बूंदी के चौहान। अब अपन क्या करेंगे, यानी उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। हम 1631 से, है ना, काफी आगे निकल चुके थे। अब मैं आप लोगों को आगे बताता हूं कि इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही शाहजहां बीमार पड़ जाता है, ये जो समय होता है 1657-58 का जो समय होता है, तो 1658 के अंदर मुगल उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो जाता है। आपको पता होगा शाहजहां के 4 पुत्रों में, है ना, ये युद्ध शुरू होता है। आप लोग जानते भी होंगे, दारा, शुजा, मुराद व औरंगजेब, वो 4 पुत्र थे। उनके बीच क्या होता है, उत्तराधिकार के लेकर क्या होता है, युद्ध होता है। तो उस उत्तराधिकार युद्ध का संबंध इधर बूंदी से कैसे है, बूंदी से ये है कि बूंदी का शासक होता है, इसका नाम होता है शत्रुसाल सिंह। शत्रुसाल सिंह, और शत्रुसाल सिंह का पुत्र भरत सिंह, और शत्रुसाल सिंह का भाई का नाम है मोखम सिंह। और इस मोखम सिंह के भी 2 पुत्र थे, इनके 2 पुत्र। ठीक है, ये सारे लोग मैं आप लोगों को इसलिए लिखा रहा हूं कि इधर आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया कि 1658 ईस्वी में इधर मुगल उत्तराधिकार 1657-58 में चल रहा है, शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद। और इधर आपको यह भी जानकारी होगी कि इस युद्ध में 1658 के इस युद्ध में, यानी ये जो सारे लोग हैं बूंदी के, शत्रुसाल सिंह का पुत्र भरत सिंह और शत्रुसाल सिंह का भाई मोहकम सिंह व उनके 2 पुत्र, ये सारे लोग, है ना, किसका सहयोग देते हैं, ये शाही सेना की ओर क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। किस, शाही सेना की ओर। अब आपको पता है ये शाही सेना का साथ देते हैं, तो आपको ये भी जानकारी है कि शाही सेना किसके साथ थी, दारा के साथ। किसके साथ थी, दारा के साथ, औरंगजेब के साथ नहीं थी। तो इस युद्ध में ध्यान देना भाई, इस मुगल उत्तराधिकार युद्ध में, मुगल उत्तराधिकार युद्ध, इस मुगल उत्तराधिकार युद्ध में ये जो सारे लोग मैंने लिखाए हैं, सारे के सारे, यानी किसकी ओर, शाही सेना की ओर से क्या करते हैं, युद्ध करते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण है। शाही सेना की तरफ से युद्ध करते हैं ये जो सभी लोग हैं, ठीक है, और ये क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त। ठीक है, इस युद्ध में क्यों, हमें पता है शाही सेना की तो हार होती है, क्योंकि शाही सेना की तरफ दारा, और उधर आपने पता है यहाँ इस युद्ध में जीत कौन जाता है, औरंगजेब जीत जाता है। औरंगजेब क्या हो जाता है, इस युद्ध में विजयी रहता है। ठीक है, तो ये वाली बात आपको थोड़ी सी बीच में याद रखनी होगी। मुगल उत्तराधिकार में इन्होंने शाही सेना की तरफ से भाग लिया, लेकिन ये शाही सेना की हार हुई, इन्हीं की सबकी मतलब सभी की इनकी युद्ध में मृत्यु होगी। औरंगजेब उस युद्ध में क्या हो गया, जीत गया।
अब देखो ये हमने एक संघर्ष करवाया, आसान से आपको समझ में आ गया। बात ये बतानी थी कि इन चारों की यानी मूल रूप से ये 5 लोग हो गए, कुशाल सिंह, उसका पुत्र भरत सिंह, भाई माधो सिंह, भाई मोहकम सिंह व इनके 2 पुत्र। ठीक है, अब मैं इस कहानी को और आगे ले जाता हूं। बूंदी के इस पड़ाव के बाद अगला एक और उत्तराधिकारी संघर्ष होने वाला है, सीधा ही 1658 के बाद जो उत्तराधिकार संघर्ष होगा वो कौन सा होगा, वो भी देख ले। मुगल उत्तराधिकार युद्ध या संघर्ष, ये कब होता है ये भी आप लोग ध्यान दें, 1707 को। कब? 1707 को। ये क्यों होता है आपको ध्यान देना है। 1707 ईस्वी में क्या हो जाती है, औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु। औरंगजेब की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो इसके 2 प्रमुख पुत्र हैं, इनके बीच ये युद्ध होना है। एक का नाम तो है, ध्यान देना भाई, मुज्जम, एक का नाम है आजम। मुज्जम और एक का नाम है आजम। एक का नाम मुज्जम और एक का नाम क्या है, आजम। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मुगल उत्तराधिकारी युद्ध है, 1707 का ये युद्ध है। अगर इस युद्ध की जो प्रमुख युद्ध होता है, अपन बात करेंगे 2 जून 1707 ईस्वी को जाजाऊ नामक स्थान पर। ठीक है, तो इस युद्ध में क्या होता है, मुज्जम व आजम 2 आपस में दोनों भाई है, ये किसके, औरंगजेब के, और दोनों क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। अब हमें ध्यान देना है, इधर हम क्या पढ़ रहे हैं, बूंदी पढ़ रहे हैं, हम बूंदी को पढ़ रहे हैं। और बूंदी के इस समय जो शासक होते हैं उनका नाम है बुद्ध सिंह। क्या नाम है, बुद्ध सिंह। ठीक है, बूंदी के शासक बुद्ध सिंह हैं। और इधर अपन बात करें कोटा की, किसकी बात करें, कोटा की, तो कोटा के जो शासक है उनका नाम है राम सिंह। उनका नाम क्या है, राम सिंह। ध्यान देना भाई, बूंदी के शासक कौन है, बुद्ध सिंह, कोटा के शासक कौन है, राम सिंह। और बीच में मैंने मुगल उत्तराधिकार युद्ध ना एक संघर्ष है, ये 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के होने के बाद शुरू होता है। किस किस के बीच में, मुजम वर्चेज है ना, मुजम वर्चेज किसके बीच में, आजम के बीच में। ठीक है, अब देखो होता क्या है इस युद्ध में, है ना, इस युद्ध के अंदर विजय किसकी होती है, मुज्जम की। ध्यान देना भी, मुज्जम की क्या हो जाती है, विजय। ठीक है, लेकिन अभी अब इसको भी तो जोड़ते हैं कि ये जो बूंदी के शासक बुद्ध सिंह है, ये मुज्जम का क्या करते हैं, सहयोग, यानी मुज्जम की तरफ से युद्ध लड़ते हैं। ठीक है, किसकी तरफ से, मुज्जम की तरफ से युद्ध लड़ते हैं। और ये जो राम सिंह है ये किसकी ओर से युद्ध लड़ते हैं, आजम की ओर से। ठीक है, ये किसका सहयोग करते हैं, आजम का, है ना। सहयोग क्या है, ये युद्ध लड़ते हैं, है ना, पूरी तरह से सह सेना के साथ। तो देखो मित्रों होता क्या है, इस युद्ध में मुज्जम की क्या हो जाती है, विजय, आजम की क्या हो जाती है, हार। ठीक है, यानी पराजय हो गई। अब अगर अपन बात करें यहाँ और आगे कि ये जो इस युद्ध में कोटा के महाराव राम सिंह क्या प्राप्त हो जाते हैं, वीरगति को। किस गति को भाई, वीरगति को। ठीक है, और इधर मुजम विजय मतलब मुजम जीत जाता है। और ये किस नाम से राजा बनता है, बहादुर शाह के नाम से, है ना, दिल्ली यानी मुगल सम्राट बन जाता है बहादुर शाह। किसके नाम से, बहादुर शाह के नाम से ये क्या बनता है, मुगल सम्राट। ठीक है, कौन, मुज्जम। बात समझने में आ गई आप लोगों को पूरी तरह से। अब मैं इस चीज को यानी इधर भी बताता हूं, ये बुद्ध सिंह इनका सहयोग करते हैं। तो बुद्ध सिंह क्या हो जाते हैं, मतलब ये जो बहादुर शाह बुद्ध सिंह पर क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है। तो ये बुद्ध सिंह को एक चीज की इजाजत दे देता है। बुद्ध सिंह इजाजत मांगता है, किससे, बहादुर सिंह से कहता है कि मैं कोटा के ऊपर अधिकार कर लूं क्या, या आक्रमण कर लूं क्या। तो ये बुद्ध सिंह कहता है ना, ये जो बहादुर सिंह बुद्ध सिंह को क्या दे देता है, कोटा पर अधिकार करने की इजाजत। ध्यान देना भाई, कोटा पर अधिकार करने की इजाजत। ठीक है, इस बात को आप समझ गए होंगे। यानी बहादुर शाह के द्वारा ये कहा जाता है कि आप कोटा पर क्या कर सकते हो, आक्रमण कर सकते हो। इसी प्रसंग के अनुरूप, है ना, ये जो कौन, बुद्ध सिंह, मैं पुनः इसको इधर लिख रहा हूं,
बुद्ध सिंह, और बुद्ध सिंह कहाँ का है, बूंदी का है, और ये आक्रमण करता है किसके ऊपर है, कोटा पर है। और कोटा पर ध्यान देना, राम सिंह की तो वीरगति प्राप्त हो जाती है, लेकिन कोटा के नए महाराव है, महाराव, और उनका नाम है भीम सिंह। क्या नाम है भाई, भीम सिंह। तो भीम सिंह क्या करते हैं, ये जो बुद्ध सिंह जी आते हैं इनका पूरी तरह से स्वागत करते हैं, कहने का मतलब इनकी पिटाई करते हैं, ठीक है। तो भीम सिंह, आक्रमण किसने किया है, बुद्ध सिंह ने, किसके ऊपर, कोटा पर अधिकार करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ जो युद्ध होता है, इस युद्ध में विजयी कौन हो जाता है, भीम सिंह। भीम सिंह क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं, और ये बुद्ध सिंह क्या हो जाते हैं, इनकी हार हो जाती है। तो यहां तक का प्रसंग आप लोग समझ गए होंगे, कोई बड़ा जाल नहीं, अगर दिमाग से अगर थोड़ा सा कोशिश करो याद करने की कोई दिक्कत है नहीं। एक बार पुनः इस चीज को देख सकते हो, मैं मुगल उत्तराधिकारी युद्ध की बात कर रहा था, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसके दो पुत्रों मुइज्जम और आजम के बीच में लड़ाई होती है, और मैंने ये बताया कि मुइज्जम का सहयोग कौन कर रहा है, बूंदी का बुद्ध सिंह, और इधर आजम का सहयोग कौन कर रहा है, कोटा का राम सिंह, ठीक है। तो इधर क्या होता है, विजय मुइज्जम की होती है, मुइज्जम बहादुर शाह के नाम से मुगल सम्राट बन जाता है, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई। और अब ये बुद्ध सिंह इन्हें कहता है, इधर इनकी तो क्या हो जाती है, आजम की हार, और राम सिंह की भी क्या हो जाती है, वीरगति को प्राप्त। लेकिन इधर कोटा के नए महाराव कौन बन गए हैं, भीम सिंह, ठीक है। और इधर ये बुद्ध सिंह अनुमति ले लेता है किससे, कि मैं कोटा पर आक्रमण करूंगा। तो ये है ना, कोटा और बूंदी का संघर्ष लगातार जारी रहेगा, है ना, अंत तक जारी रहेगा, अपन पढ़ेंगे। तो ये कोटा पर अधिकार करने की इजाजत देने के बाद बुद्ध सिंह आक्रमण करते हैं, लेकिन मुआ की खानी पड़ती है इनको, मतलब बुद्ध सिंह की क्या हो जाती है, हार हो जाती है, और भीम सिंह इस युद्ध में क्या हो जाते हैं, विजयी। इसके बाद क्या होता है, मैं आपको थोड़ी सी कहानी इसकी और बता देता हूं, यह बात आपको समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इस प्रकार की थ्योरी को पूरी तरह से रटने से अच्छा है कि इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं इन चीजों को बिल्कुल संक्षेप में, और विस्तार से चीजें पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये जो कोटा के भीम सिंह है, कोटा के कौन, भीम सिंह। तो कोटा के भीम सिंह के द्वारा बाद में, है ना, कुछ समय बाद में जो बूंदी है, बूंदी के बुद्ध सिंह पर आक्रमण किया जाता है भाई, किसके ऊपर, बूंदी के बुद्ध सिंह के ऊपर कोटा के महाराव द्वारा क्या किया जाता है, आक्रमण किया जाता है। और इस आक्रमण में विजय किसकी होती है, भीम सिंह की, और इनकी क्या हो जाती है, पराजय, ठीक है। लेकिन यहाँ मुगल बादशाह, ध्यान देना भाई, मुगल बादशाह फर्रुखशेर के द्वारा इन्हें वापस गद्दी पर बिठा दिया जाता है। इनको कई बार गद्दी पर बिठाया जाएगा। फर्रुखशेर के द्वारा क्या किया जाता है, इसे पुनः गद्दी पर बिठा दिया जाता है, ठीक है, पुनः गद्दी पर बिठाया। किसको बिठाया, बुद्ध सिंह को, वापस किसकी, बूंदी पर। इधर कोटा के महाराव, है ना, भीम सिंह के द्वारा क्या किया गया, आक्रमण किया गया, किसके ऊपर, बूंदी के ऊपर, है ना। कहते हैं कि बूंदी को अपने राज्य में ये मिला लेते हैं, लेकिन वापस मुगल बादशाह कौन है, फर्रुखशेर है। और ये जो फर्रुखशेर है ये क्या करता है, ये वापस इसे पुनः गद्दी दिला देता है, किसको, बुद्ध सिंह को। अब देखो थोड़ी सी कहानी में यही और बता देता हूँ, ये आपको उलझी हुई कहानी जरूर लगेगी, लेकिन एक बार पढ़ोगे फिर दूसरी बार देख लोगे, पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। अब फर्रुखशेर क्या है, बुद्ध सिंह को फर्रुखशेर ने राजा बनाया है ना, ये तो बात आपके समझ में आ गई। लेकिन एक बार ये जो फर्रुखशेर है, ये आमेर के जय सिंह पे आक्रमण, है ना, इनको आक्रमण किसके ऊपर करना है, जय सिंह पर आक्रमण करना है। और ये जय सिंह पर आक्रमण करने के लिए फर्रुखशेर किसको, बुद्ध सिंह को कहता है कि तुम जाओ, तुम चलो मेरे साथ चलो, या वहां आक्रमण करने के लिए जाओ सेना के साथ, शाही सेना के साथ। तो ये कौन, बुद्ध सिंह जाता नहीं है, ध्यान देना भाई, बुद्ध सिंह कहाँ नहीं जाता, उस जय सिंह के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए। इस वजह से ये फर्रुखशेर क्या करता है, बूंदी, ध्यान देना भाई,
बूंदी पर है ना अपना खुद का अधिकार करके है ना बूंदी का नाम भी बदल देता है। क्या नाम? फर्रुखाबाद। आपने कई बार पहली बार आप पढ़ोगे फर्रुखाबाद। बूंदी का नाम क्या बदल देता है? ये फर्रुखाबाद। और बूंदी का नाम फर्रुखाबाद बदल करके ये जो बूंदी है कोटा माराव को सौंप देता है। किसको? कोटा को सौंप देता है। कोटा के भीम सिंह को सौंप देता है। ठीक है, तो ये वाली बात आपके समझ में आई होगी। मैं एक बार पुनः इस चीज को बताऊंगा अगर आप समझना चाह रहे हो तो। बूंदी के कौन है? बुद्ध सिंह। कोटा के भीम सिंह। कोटा के भीम सिंह के द्वारा बूंदी अभी और होगा, फिर वापिस पुनः आक्रमण होगा, आप इसको समझते जाए। यानी कोटा के भीम सिंह के द्वारा बूंदी पर आक्रमण, बूंदी पर अधिकार कर लिया। एक तरीके से पूरी की पूरी है ना बूंदी को अपने कोटा रियासत में मिला लिया। ठीक है, अब क्या होता है? ये फर्रुखशर वापिस बूंदी दिला देता है। किसको? बुद्ध सिंह को। किसको? बुद्ध सिंह को। ये बूंदी बार बार जगह जगह जाएगी। ठीक है, समझते रहना है ना, कभी कोई खा जाता है, कभी कोई खा जाता है। ठीक है, अब फिर क्या होता है कि यह जो है ना फर्रुखशर इस बुद्ध सिंह को कहता है कि तुम भाई है ना जय सिंह के विरुद्ध आक्रमण पर तुम्हें जाना होगा, चलते हैं। तो ये क्या करता है? ये बुद्ध सिंह जाता नहीं है। इस वजह से बुद्ध सिंह को गद्दी से हटा देता है और फर्रुख है ना बूंदी का नाम क्या रख देता है? बूंदी का नाम फर्रुखाबाद। कौन? फर्रुखशर। क्या नाम रख देता है? फर्रुखाबाद। और बूंदी किसको सौंप देता है? किसको सौंप देता है भाई? यानी कोटा के महाराव भीम सिंह को। अब देखो वापिस है ना कहानी धीरे धीरे बदलती जाएगी। ये वापिस क्या करता है? कुछ समय के बाद है ना फर्रुखशर को बूंदी किसको दिला देता है? किसको दिला देता है? बुद्ध सिंह को। इसकी यह कहानी भी मैं आगे लिख देता हूं। अब कहानी आगे इस समय के अनुसार चलेगी। जैसे एक तो 1713 की घटना है। कब की? 1713 की है। 1713 की क्या घटना है? घटना यही है, इसको आप इस प्रकार लिख लो। कोटा के राम सिंह द्वारा, कोटा के राम सिंह द्वारा बूंदी पर अधिकार करके बूंदी को कोटा में मिलाया। ये बात आप समझ गए होंगे। ये अलग बात है, ये अलग बात है। ये मैंने काल भी दे दिया है। 1713 ईस्वी को कोटा के राम सिंह द्वारा बूंदी पर अधिकार करके बूंदी को किसको बूंदी को अपने राज्य में क्या कर लिया? मिला लिया। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसी कहानी को यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कोटा की जो सेना होती है, कोटा की सेना के द्वारा बूंदी के है ना बूंदी के जो राज चिन्ह होते हैं, जैसे नक्कारे है ना वह केसरिया है ना, वो कोटा ले आते हैं। केसरिया को कोटा ले आए। साथ में बूंदी में लूटपाट भी की थी। ठीक है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। ले आए, ठीक है, ले आए। ठीक है, ये बात आपके समझ में आई है। 1713 ईस्वी कोटा के राम सिंह द्वारा बूंदी पर अधिकार करके बूंदी को अपने राज्य में मिला लिया और साथ साथ में वहां पर लूटपाट भी की। नक्कारे व केसरिया जैसे ये चिन्ह थे इनके, वो लेकर के आगे राज सिंह कोटा के बूंदी के राज सिंह कहाँ लेकर आगे? कोटा। अब मित्रों पीछे से क्या होता है? वापिस 1715 ईस्वी। ठीक है, 1715 ईस्वी फर्रुखशर किसके द्वारा भाई? फर्रुखशर है यहाँ मुगल सम्राट। तो फर्रुखशर के द्वारा पुनः क्या किया जाता है? फर्रुखशर द्वारा पुनः यानी कि दोबारा बुद्ध सिंह को राजा बनाया जाता है। किसको? बुद्ध सिंह को बूंदी की गद्दी पर बिठाया जाता है। किस गद्दी पर भाई? बूंदी की गद्दी पर। ठीक है, ये बुद्ध सिंह काफी समय तक चलेंगे, आगे भी चलेंगे। आप लोग इन पर पूरा ध्यान दे भाई। बुद्ध सिंह को बूंदी पुनः दे दी जाती है या बूंदी की गद्दी पर पुनः बिठाया, ऐसे अपन लिख सकते हैं। गद्दी पर पुनः बैठाया। ठीक है, किसके द्वारा? फर्रुखशर के द्वारा। ठीक है, फर्रुखशर मुगल बादशाह, आप समझ गए होंगे। अब देखो 1715 के बाद की फिर घटना होती है। 1715 के बाद एक और घटना होती है। मैं अभी ऊपर वाली चीज को मिटा रहा हूं। बूंदी, बुद्ध सिंह, भीम सिंह के द्वारा आक्रमण,
पराजय बूंदी पर, है ना, मतलब एक तरीके से एक बार तो भीमसेन ने अधिकार कर लिया, लेकिन फिर फर्रुखशेर क्या करता है, वापस बुद्ध सिंह को बिठा देता है। फर्रुखशेर बुद्ध सिंह को कहता है कि तुम जय सिंह का आक्रमण करने के लिए चलो, ये जाने के लिए तैयार नहीं होता, तो बूंदी पर अधिकार खुद करके नाम चेंज करके किसको सौंप देता है, भीम सिंह को, फिर वापिस इसे दे देता है। तो 1713 में कोटा के, है ना, राम सिंह द्वारा, सॉरी एक चीज ये थोड़ा सा मिस्टेक है अपना यहाँ, भीम सिंह, राम सिंह की तो कब की मृत्यु हो चुकी है, ये थोड़ा सा आप लोग संशोधन करें, ठीक है, थोड़ा सा संशोधन कर ले इसको अभी, है ना। तो भीम सिंह के द्वारा बूंदी पर क्या करके, यानी कि वापस अधिकार कोटा, बूंदी पर अधिकार करके खुद कोटा में मिला लिया, और कोटा की सेना द्वारा बूंदी में लूटपाट भी की गई, बूंदी के नकारे व केसरिया जैसे इंसान थे वो कोटा ले आए, ठीक है। अब देखो 1715 में फर्रुखशेर के द्वारा पुनः बूंदी, यानी बूंदी वापिस किसके पास आ गई, बुद्ध सिंह के पास, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं और कहता हूँ, बुद्ध सिंह के पास तो फिर भी ये बूंदी नहीं रहने वाली है। अब क्या होता है, बूंदी के, है ना, ये बात 1719 की है भाई, 1719 में होता यूं है कि बूंदी के 1719 ईस्वी में बूंदी का दीवान होता है, दीवान, और इसका नाम है सालिम सिंह। क्या नाम है, सालिम सिंह, क्या नाम है भाई, सालिम सिंह। और इधर कोटा के तो आप जान ही रहे हो, कोटा के कौन है, भीम सिंह, और भीम सिंह के द्वारा क्या किया जाता है, कोटा के भीम सिंह के द्वारा वापिस, कब, अभी मैंने आपको बता दिया 1719 ईस्वी में वापिस क्या कर लिया जाता है, सालिम सिंह को तो क्या किया जाता है, हराया जाता है, हराकर बूंदी पर अधिकार, किस पर अधिकार भाई, बूंदी पर क्या कर लिया जाता है, अधिकार। बात आप समझते जाओ इसी कहानी को, और कहानी का एंड जरूर होगा, चक्कर सा चलता रहता है, आप लोग सोच रहे हैं ये क्या कहानी है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, एक बार और देख लोगे पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बूंदी के चौहान 1719 ईस्वी, है ना, मैंने आपको इधर बूंदी बताया, दीवान कौन है, सालिम सिंह, इधर कोटा के भीम सिंह, आक्रमण किसके ऊपर, बूंदी के सालिम सिंह दीवान को हरा दिया जाता है, और वापिस ये बूंदी किसके पास चली गई है, भीम सिंह के पास चली गई है, ठीक है। तो कहने का मतलब फिर हरा दिया। अब इधर से क्या होता है सुन लो, यहां पर 1720 ईस्वी को भीम सिंह की मृत्यु, 1720 को भीम सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो कोटा का क्या होता है, दीवान, ध्यान देना भी, कोटा का दीवान जिसका नाम है धा भाई भगवंत दास, धा भाई भगवंत दास कछुआ नहीं है जयपुर वाला, यह धा भाई भगवंत दास के नाम से जाना जाता है। कोटा का क्या दीवान है, इसके द्वारा बूंदी पुनः बुद्ध सिंह को दे दी जाती है। पुनः किसको दे दी जाती है भाई, बुद्ध सिंह को। बात आप लोग अच्छी तरह से मुझे लगता है समझ रहे हो, है ना। पुनः किसको दे दी, बुद्ध सिंह को, ठीक है। बूंदी पुनः बुद्ध सिंह को सौंप दी, ठीक है। ये लो खाओ, है ना, बुद्ध सिंह दी, बूंदी खाओ, वापिस आ गई है, ठीक है। अब देखो इस कहानी को अब और आगे ले जाते हैं, यहां तक आपके समझ में आ गई। मैं एक बार, है ना, इस चीज को यहाँ वापिस रिवीजन कर देता हूँ, है ना। 1719 ईस्वी में छोटी सी बात है, भीम सिंह आक्रमण करते हैं, सालिम सिंह को हरा देते हैं, बूंदी पर अधिकार कर लेते हैं। 1720 ईस्वी में भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद, है ना, इधर कोटा के जो दीवान है जिनका नाम क्या है, धा भाई भगवान दास के द्वारा बूंदी सौंप दी जाती है, किसको, वापिस बुद्ध सिंह को। किसको सौंप दी जाती है, बुद्ध सिंह को। बात आ गई। अब बूंदी किसके पास है, बुद्ध सिंह के पास। आगे और कहानी बढ़ाते हैं अपन। अब कहानी यहाँ नहीं होगी, अब नई बात आएगी। ये कुछ न कुछ तो यहाँ बड़ा होने वाला है जब इस प्रकार का चक्र होता है। तो मैं आप लोगों को इस कहानी को और आगे ले जाता हूँ। अब जो घटना हो रही है बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान के इतिहास की एक अलग ही प्रकार की घटना होती है। राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश का कारण बनती है बूंदी रियासत, और वो मैं कहानी अब आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसकी हेडिंग भी कुछ इस प्रकार ही डालूंगा, मराठों का राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश।
ये होता कब है साथियों? 1734 ईस्वी में। समय थोड़ा सा लिख देता हूं, 1734 ईस्वी को, यानी राजस्थान, मराठों का राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश। ऐसा क्या कारण आ गया कि मराठे राजस्थान में आए? क्या वो अपने आप आए, क्या इन्हें कोई बुलाया, और कहां पर आए? प्रश्न यहां से कई उठते हैं, कब आए, ठीक है। यानी आपके 10-15 प्रश्नों के उत्तर यहाँ आपको मिलने वाले हैं। अब मैं कहानी आपको उसी प्रकार बताऊंगा। इधर तो है साथियों बूंदी, इधर क्या है? बूंदी, ठीक है, हम बूंदी ही पढ़ रहे हैं। तो ये लो साहब बूंदी, एक तरफ लड्डू होने चाहिए लेकिन लड्डू है नहीं। यहां बीच में है जयपुर, क्या है भाई? जयपुर, ठीक है। और एक मैं और बता देता हूं, करवर, एक जागीर है जिसका नाम है करवर, एक जागीर है, इस जागीर का नाम है करवर। ध्यान से सुन रहे होंगे आप लोग, पूरी तरह से समझ में भी आ रहा होगा। बूंदी, जयपुर और करवर, 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें। बूंदी के जो शासक हैं उनका नाम है बुद्ध सिंह। क्या नाम है भाई? बुद्ध सिंह, वही है बुद्ध सिंह, ठीक है। और बुद्ध सिंह का एक पुत्र होता है, इस पुत्र का नाम है भवानी सिंह। ये जो भवानी सिंह होता है ना साथियों, ये जयपुर के जो राजा है कछुआ, जिनका नाम है सवाई जय सिंह, ये सवाई जय सिंह का क्या होता है? भांजा होता है भाई। क्या होता है? भांजा। कहानी को आप अच्छी तरह से समझोगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। बुद्ध सिंह है ना, बूंदी के बुद्ध सिंह, पुत्र भवानी सिंह, जयपुर के सवाई जय सिंह। और करवर का अपन बात करेंगे, एक जागीरदार है जिसका नाम है दलेल सिंह, जागीरदार है और इसका नाम क्या है? दलेल सिंह। ये लो, अब होता क्या है, ये बात 1734 ईस्वी की होती है कि ये जो सवाई जय सिंह है ये क्या करता है? आक्रमण करता है इधर, और ये आकर के, यानी कि मैं 2 प्रकार से कह सकता हूं। एक तो सवाई जय सिंह है ना, एक व्यक्ति की हत्या करता है जिसका नाम है बूंदी के, है ना, मतलब बुद्ध सिंह के पुत्र भवानी सिंह की, या मैं ये कह सकता हूं ये अपने ही भांजे की, ठीक है, दोनों ही बात सही होगी। तो है ना, बूंदी के, है ना, मतलब शासक बुद्ध सिंह के पुत्र भवानी सिंह की ये सवाई जय सिंह क्या कर देता है? हत्या कर देता है, ठीक है। और हत्या करके, ध्यान देना भाई, हत्या करके, और ये जो बूंदी होती है ना, ये बूंदी है ना, ये बूंदी की लड़ाई जारी है। ये बूंदी को ये सौंप देता है, किसको? बूंदी को सौंप देता है करवर के जागीरदार दलेल सिंह को। किसको सौंप देता है? करवर के जागीरदार दलेल सिंह को। समझे आप पूरी कहानी को? यानी मैंने आपको बताया बूंदी, बूंदी के कौन है? बुद्ध सिंह, ठीक है। बुद्ध सिंह के पुत्र भवानी सिंह, भवानी सिंह की हत्या जयपुर के सवाई जय सिंह कर देते हैं। सवाई जय सिंह इनके क्या लगते हैं? तो मामा लगते हैं। और साथ साथ में मैंने आपको ये बता दिया ना, ये बुद्ध सिंह के पुत्र है भवानी सिंह, ठीक है। अब देखो, ये जो बुद्ध सिंह है, या मैं कह सकता हूं बुद्ध सिंह की एक पत्नी है, ठीक है। और इस पत्नी का नाम, या रानी कह सकते हैं अपन, ठीक है, इसका नाम क्या है वो हमें ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कछुआई रानी के नाम से जानी जाती है, इतिहास में इसके लिए जो नाम फेमस है कछुआई रानी, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप इसी का नाम जानना चाहो तो इसका नाम हो गया आनंद। क्या नाम है? आनंद नाम मिलता है। और कई जगह इसी नाम का एक दूसरा नाम मिल जाता है, मैं इन दोनों ही नामों को उल्लेख कर देता हूं, अमर, ठीक है, आनंद या अमर कुंवरी। ये लो, अब ये जो कुंवरी है कुछ करने वाली है, इधर मैंने आपको बता दिया सारी घटना। अब बुद्ध सिंह की पत्नी है जिसका नाम कछुआई रानी, नाम नहीं बल्कि इसकी कछुआ वंश की है, इधर मैंने आपको बता दिया जैसे की बहन है, और इसका नाम आनंद या अमर कुंवरी है, ठीक है। अब ये क्या करती है? इसके पुत्र होता है, उसका नाम है उमेद सिंह। क्या नाम है भाई? उमेद सिंह। और ये उमेद सिंह को क्या कर देती है? पहले सुनो, कछुआई रानी उमेद सिंह होती है, इधर बूंदी पर अधिकार इधर हो गया है ना, किसका? दलेल सिंह का। तो ये कछुआई रानी, अब इसको और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, ये एक निर्णय लेती है। वो निर्णय राजस्थान के लिए एक बहुत, है ना, खतरनाक सिद्ध होता है। वो क्या है कि ये अपने पुत्र, जो कछुआई रानी जिसका नाम मैंने आपको बता दिया आनंद या अमर कुंवरी मिलता है,
और ये अपने पुत्र उमेद सिंह के पक्ष में, उमेद सिंह के पक्ष में, ध्यान देना भाई, उमेद सिंह के पक्ष में मराठा सरदार मल्हार राव होलकर एवं राणोजी राव को आमंत्रित कर लेती है भाई। मराठे खतरनाक थे, लड़ाई झगड़े में प्रवीण थे और वो ऐसा चाहते कि कहाँ लड़ाई हो रही है, कुछ तो हम वसूल करके ले आए, तो को आमंत्रित। ठीक है, अब देखो बात कहानी क्या है। अपन बात कर रहे हैं किसकी, इधर बूंदी की सारी कहानी बता रही है। बूंदी पर इस प्रकार की परिस्थितियां हो गई, और फिर ये जो पत्नी है कछुआई रानी किसकी है, बुद्ध सिंह की, आनंद यामर कुंवरी, ये अपने पुत्र उमेद सिंह के पक्ष में मराठा सरदार मल्हार राव होलकर व राणोजी राव को क्या कर लेती है, आमंत्रित करती है ना। मतलब कि हमारी आप लोग क्या करो, रक्षा करो, है ना, हमें हमारे मेरे पुत्र के पक्ष में क्या दिलवाओ, ये राजगद्दी दिलवाओ। ठीक है, तो ये किसको आमंत्रित कर लेती है, मल्हार होलकर या राणाजी राव। और मल्हार राव होलकर व राणाजी राव दोनों क्या है, यहाँ आ भी जाते हैं। आकर के क्या करते हैं, ध्यान दे भाई, ये आकर के लगभग ये जो समय होता है, ये मैंने आप लोगों को पूरी जो घटना का 1734 का काल बताया है ना, 12 अप्रैल को ये कहानी बताई जाती है कि 12 अप्रैल को ये बुद्ध सिंह का पुत्र, जिसका नाम क्या है, उमेद सिंह, क्या नाम है, उमेद सिंह को गद्दी पर बिठा देते हैं लोग भाई। उमेद सिंह को क्या कर देते हैं, गद्दी पर बिठा देते हैं, उमेद सिंह को गद्दी पर। और गद्दी किसकी, बूंदी की, बैठा देते हैं। ये लोग मराठा यानी मराठे राजस्थान में आ गए भाई। मराठे कहाँ आ गए हैं, राजस्थान में। ये मराठों का राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश है। पूछा जाता है बार बार कि राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश किस रियासत में हुआ, तो वह बूंदी रियासत थी। और ये कहानी मैंने पूरी खोल करके बता दी है, इससे बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी प्रकार का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके ये चीज क्या आने वाली है, काम आने वाली है। अब देखो, मैंने आपको ये बात तो बताई है, इधर उमेद सिंह का क्या हो गया है, यहाँ पर अधिकार हो गया है। लेकिन अब हम उमेद सिंह से भी क्या करेंगे, आगे जाने वाले हैं। और उमेद सिंह से जब आगे बढ़ेंगे तो इस पर आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि एक बार तो ये आगे, लेकिन जैसे ही ये है ना मल्हार राव होलकर और ये है ना मतलब वापस गया है ना, यहाँ से लौट गया, वापस गया होलकर ना, तो पीछे से क्या हुआ कि ये जो कौन, ये स्वाई जय सिंह वापिस बूंदी पर क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। किसके ऊपर, बूंदी पर, है ना। और बूंदी को छीन लेते हैं और छीन करके पुनः किसको सौंप देते हैं, दलेल सिंह को। ठीक है, पुनः किसको सौंप देते हैं, दलेल सिंह को। पुनः सौंपा किसको, दलेल सिंह को। बात समझ गए क्या। तो अब फिर और क्या करना है, मतलब आगे और भी कुछ होगा। तो कहने का मतलब जयपुर के बीच में, कोटा के बीच में, बूंदी के बीच में और मराठों के बीच में लगातार क्या चलते रहते हैं, संघर्ष चलते रहते हैं। अब अपन कुछ 2-3 बातें अपनी और बची हुई है, उनको भी कर लेते हैं साथ साथ में। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले ये कहानी आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, एक बार पुनः देख ले फटाफट। बूंदी का बुद्ध सिंह, जयपुर का स्वाई जय सिंह, करवर का जागीरदार दलेल सिंह है। और उसके बाद मैंने आपको बताया बुद्ध सिंह के पुत्र भवानी सिंह की हत्या किसके द्वारा, जय सिंह के द्वारा। ये काल सारा 1734 की बात है। पत्नी का नाम कछुआई रानी आनंद अमर कंवरी। ये क्या करते हैं, अपने पुत्र उमेद सिंह के पक्ष में किसको बुला लेती है, मराठा सरदार मल्हार राव होलकर या राणाजी राव को। और वो आ भी जाते हैं, आकर के इन्हें गद्दी पर बिठा देते हैं। लेकिन जैसे ही वापिस जाते हैं, अरे पास में कितने दिन बैठे रहेंगे, तो ये स्वाई जय सिंह पुनः बूंदी पर अधिकार करके किसको सौंप देता है, दलेल सिंह को सौंप देता है। लगातार इनके बीच संघर्ष जारी रहता है, लेकिन मराठों का राजस्थान में प्रवेश हो जाता है। और इसके बाद मराठे राजस्थान की प्रत्येक रियासत में अपनी दखलंदाजी देते हैं और एक एक को चुन चुन करके क्या करते हैं,
लूटते हैं। ठीक है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। अब मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ उस पर भी आप थोड़ा ध्यान दें। एक और कहानी आती है, आप थोड़ी आगे चलेगी, 1748 की, और 1748 में बगरू का युद्ध, बगरू का जो युद्ध है वो महत्वपूर्ण है। कौन सा युद्ध? बगरू का युद्ध 1748 में होता है। और इस युद्ध की बात मैं आप लोगों को मतलब उसी प्रकार बताता हूं कि इधर तो क्या है, बूंदी, और बूंदी का जो शासक है वो कौन है, ये बात हमें ध्यान रख लेनी है। कौन है भाई? बूंदी की अपन बात करेंगे यहाँ पर उमेद सिंह। कौन है? उमेद सिंह। और जब उमेद सिंह की बात करेंगे, इधर तो उमेद सिंह हो गए, और यहाँ पर कई सेना संयुक्त रूप से मैं प्लस लगाता जाऊंगा, आप समझ ले। कोटा की भी है, इसमें मेवाड़ की भी सेना है, और साथ साथ में यहाँ पर आमेर से आए हुए कौन है, माधो सिंह भी है, और मराठों की भी सेना है। ठीक है ना। इधर बूंदी का तो उमेद सिंह हो गया, और मेवाड़ के जगत सिंह होते हैं, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह। ठीक है, जगत सिंह। और मराठों के बाजीराव, ये भी ध्यान रख लेना आप लोग। जब अपन पेशवा बालाजी की बात करेंगे तो वो भी यहाँ होते हैं, पेशवा बाजीराव। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये सारे लोग मिलकर के आक्रमण करते हैं किसके ऊपर, ये सारे लोग संयुक्त होकर के। ठीक है, ये सारे लोग क्या होकर के, संयुक्त होकर के आक्रमण करते हैं। वैसे तो ये युद्ध, बगरू का जो युद्ध है ना, ये मतलब आमेर के महाराणाओं का उत्तराधिकार संघर्ष होता है ना, क्योंकि इनमें एक आमेर का और है, मैं उसको लिखना है ना, उसको लिखो इधर। आमेर का है जिसका नाम है माधो सिंह। क्या नाम है? माधो सिंह, है ना। इन्हीं के बीच है ना, इधर उधर उनका भी आपस में उत्तराधिकार संघर्ष हो रहा है। माधो सिंह भी यहाँ है, जो किसका है, आमेर का है। ये कहाँ का है भाई? आमेर का माधो सिंह। ठीक है, और इधर ये आमेर का अब जो राजा है वर्तमान में, इसका नाम है साथियों, आमेर के राजा का नाम है ईश्वरी सिंह। क्या नाम है? ईश्वरी सिंह। इससे पहले आपको याद होगा, है ना, राजमहल के युद्ध, है ना, युद्ध लड़ करके उसमें जीत करके ये राजा बनाता ईश्वरी सिंह। राजमहल का युद्ध इधर होता है ना, टोंक में, और क्रांति यानी महलों की क्रांति उधर मेवाड़ में होती है, आप सब लोग जानते हो। तो आमेर के ईश्वरी सिंह के ऊपर ये सारे लोग संयुक्त होकर के क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। और इस आक्रमण में ईश्वरी सिंह की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और ये मतलब आमेर वाले कुछ जो शासक थे वो लगातार बूंदी वाले शासकों का क्या करते थे, विरोध करते थे। अब अंत में क्या किया जाता है इस कहानी के, इधर क्या, मैं इधर भी बता देता हूं, लगभग यहाँ अप्रैल की बात है ये, है ना, अप्रैल 1900, ये कहानी 48 की है, तो अप्रैल 1948। ठीक है, अप्रैल 1948 को क्या होता है कि सॉरी, अप्रैल 1948 नहीं है, अगस्त, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये युद्ध होता है अगस्त में। कब होता है ये युद्ध? अगस्त में होता है। और ये बात होती है नवंबर की। कब होती है? नवंबर की। तो नवंबर में 1948 में वापस उमेद सिंह क्या बन जाते हैं, राजा, है ना। उमेद सिंह से जो बूंदी छीनी हुई थी, तो पुनः ये क्या बैठते हैं, राजगद्दी पर बैठते हैं, और इनके राजगद्दी फिर आता जाते हैं किसके, उमेद सिंह के, पुनः राजगद्दी पर। और अब ये लगातार क्या करते हैं, 22 वर्षों तक क्या करते हैं, अच्छी तरह से शासन करते हैं। 22 वर्षों तक क्या करते हैं, शासन करते हैं। और अंत में एक चीज आप ये भी ध्यान रख लेना, 22 वर्षों के बाद यानी 1948 से लेकर के 22 वर्षों तक शासन करते हैं कौन है, ये उमेद सिंह। और ये उमेद सिंह क्या करते हैं, अभी हमने ये कहानी 1748 की बात की है, 1770 ईस्वी में ये क्या ले लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, संन्यास, है ना। संन्यास लेकर और ये जो राज्य है ये किसको सौंप देते हैं, ये भी ध्यान रखना। राज्य किसको सौंपा, अपने पुत्र, है ना, पुत्र का नाम क्या था, अजीत सिंह। पुत्र का नाम क्या था, अजीत सिंह। इसे क्या सौंप देते हैं, राज्य। और ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, ये जो उमेद सिंह होते हैं ना, इन उमेद सिंह जैसे ही संन्यास लेते चले जाते हैं, लेकिन उमेद सिंह का जो पुत्र अजीत सिंह है, ये अपने पिता की क्या करता है, चांदी की प्रतिमा का अंतिम संस्कार करता है। ध्यान देना भाई, चांदी की प्रतिमा का अंतिम संस्कार यानी उसको जलाया जाता है, अंतिम
संस्कार किसके द्वारा किया जाता है? अजीत सिंह द्वारा अपने पिता का नाम क्या है? उमेश सिंह। पूछा जाता है किसका अंतिम संस्कार चांदी की प्रतिमा से हुआ, तो वो कौन थे? उमेश सिंह थे। और अब मैं आखिरी घटना पर बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका हूं। अब अगर बात करेंगे 1818 की, तो यहाँ के शासक है विष्णु सिंह। और ये विष्णु सिंह क्या कर लेते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या कर लेते हैं? संधि। ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या कर लेते हैं? संधि। और अब आखिरी अपनी बिल्कुल घटना आ गई, और वो क्या है? वो है 25 मार्च 1948 को बूंदी का राजस्थान के साथ क्या हो जाता है? एकीकरण, यानी बूंदी का राजस्थान संघ में क्या हो जाता है? विलय। ये लो अपनी पूरी कहानी है बूंदी की पूरी। साथियों पूरे विस्तार से हमने पढ़ने की कोशिश की है। मैं थोड़ा सा जल्दी 1 मिनट में वापस बता देता हूं। यानी ये कहानी तो हमने पूरी पहले से पढ़ ली है ना। उमेश सिंह तक याद रखना, उमेश सिंह राजा बन जाता है। 1948 पुनः राजगद्दी पर बैठ जाता है। 22 वर्षों तक शासन करता है, और 22 वर्षों बाद ये संन्यास ले लेता है। अपने पुत्र किसको? अजीत सिंह को राज्य सौंप देता है। और बाद में अजीत सिंह है ना, इनका क्या करता है? अंतिम संस्कार किसकी? चांदी की प्रतिमा का, क्योंकि ये तो संन्यास लेके चले जाते हैं। और 1800 इंडिया कंपनी से संधि की जाती है, और 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ में क्या हो जाते हैं? विलय। साथियों इसी के साथ बूंदी का जो इतिहास है वो अपना पूरा हुआ। जय हिंद, जय भारत, वंदे